हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से अपने क्लास 12th के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे यानी हम लोग पिछले वीडियो सेक्शंस में पढ़ रहे थे जूलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा ओवरी के हिस्टोलॉजी के बारे में। फिर हमने पढ़ा oogenesis प्रक्रिया के बारे में जहाँ पे अंडाणु बनने की प्रक्रिया का हमने प्रदर्शन और परफॉर्मेंस को देखा। आज के क्लास में उससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे रियल लाइफ से भी जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स इसमें ऐड होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे विमेन में फीमेल में डेवलप होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जिसे हम हिंदी में मासिक धर्म चक्र भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइक्लिक परिवर्तन है जो एक मादा के बॉडी में होता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम सब के बनने की हम सब के निर्माण होने की गाथा इसी स्क्रिप्ट से रची जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म चक्र के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से यह प्रक्रिया मानव जीवन में विशेषकर मादा के लाइफ में किस किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ अंडाणु बनने की प्रक्रिया से हम सब जीवों का निर्माण भी होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि क्लास 12th के सिलेबस में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे एक छोटा डेफिनेशन हम यहाँ पे समझते हैं कि ये एक प्रकार का साइक्लिक चेंज है। ये एक प्रकार का साइक्लिक चेंज है जो मादा के बॉडी में 25 से 28 दिन के अंतर पे रिपीट होते रहता है। मतलब 25 से 28 दिन तक चलने वाली ये प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है 28वें दिन वहीं पे जाके खत्म होती है और फिर अगली जो प्रक्रिया है डे 1 से 28 या 25 डे तक चलते रहती है। यानी एक प्रकार का साइक्लिक चेंजेस है जो फीमेल के बॉडी में मादा के बॉडी में डेवलप होता है। नाम भले मेंस्ट्रुअल है मेंस है बट इसका मैन से कनेक्शन नहीं है, ये मादा के बॉडी में डेवलप होता है। तो ये जो फीमेल के बॉडी में जो डेवलप होता है इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है बाबू प्यूबर्टी से। मादा में प्यूबर्टी से यानी अलग अलग किताबों में अलग अलग उम्र बैरियर आप देखते होंगे लेकिन 10 से 12 वर्ष का जो एक एवरेज टाइम काल मानेंगे इस अवस्था में प्यूबर्टी विकसित होती है और यहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया मादा में विकसित होती है। पिछले कुछ वीडियोज में आपने पढ़ा होगा अंडाणु जनन के बारे में, तो वहां पे मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है ना वो मादा में भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाती है, यानी जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। लेकिन मासिक धर्म की प्रक्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया जो है वो प्यूबर्टी से डेवलप होती है जो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में डेवलप होता है। एक यहाँ पे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये जो पहला मेंस्ट्रुएशन या जो फर्स्ट मेंसेस है जो मादा में डेवलप होता है पहला मेंस्ट्रुएशन जीवन में प्यूबर्टी पे जिसकी शुरुआत होती है उसे हम मेनार्च के नाम से जानते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पर डेवलप होती है मादा के बॉडी में उसे हम मेनार्च कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं है। ये प्रक्रिया लगभग 45 से 50 ईयर्स के एज तक पहुंचते पहुंचते मादा में ये प्रक्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो मादा में इस प्रक्रिया के स्टॉप होने पे भी एक हम बायोलॉजिकल टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज वो अवस्था है जहाँ पे मादा में एक पर्टिकुलर एज पे 45 टू 50 ईयर के एज पे जाने पे मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम मीनोपॉज कहते हैं। यानी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। मेनार्च इज द बिगिनिंग ऑफ मेंसेस, शुरुआत होती है, और मीनोपॉज इज द एंड ऑफ अ मेंसेस। और आपने ये समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया है मादा में प्यूबर्टी से डेवलप होती है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, आपने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे होने वाले बहुत सारे परिवर्तन को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। इसी आधार पे हम पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में 4 इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर इसे हम समझ जाएं तो पूरी प्रक्रिया का हम बहुत अच्छी तरीके से समझ विकसित कर सकते हैं।
ये चार प्रक्रिया, ये चार जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है पहला यूटेरस। यूटेरस जिसे आप हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स चल रहे होते हैं, वो आपको समझना है कि यूट्रस में क्या हो रहा है। साथ ही साथ आपको समझना है दूसरा कि ओवरी के द्वारा, ओवरी जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है मादा के बॉडी में, तो ओवरी के द्वारा यानी अंडाशय के द्वारा किस प्रकार के कार्यों का या प्रदर्शन को जो है रिपीट किया जा रहा है। तीसरा आपको पढ़ना है कि ये जो ओवरी है उसके द्वारा कुछ हार्मोन्स भी रिलीज किए जा रहे हैं, उन हार्मोन का क्या रोल है। और चौथा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उसके द्वारा भी हार्मोन्स जो है वो भी रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन ये क्या करते हैं, मतलब एक मादा के बॉडी में इन चार लोगों के फिजियोलॉजी से अलग अलग तरीके का असर पड़ता है, और इन चारों के बारे में आप पहले से अवेयर होंगे। एक बार छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। यूटरस, जिसे आप हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, वो मादा के बॉडी में पाए जाने वाला एक सहायक नलिका है। ये वो जगह है जिसको नाम ही है, हिंदी में अगर नाम से आप अंदाजा लगा पाए गर्भाशय, यानी कि ये प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका होगी। यानी यूटरस जो है वो हमेशा इस तैयारी में लगा है कि हम प्रेगनेंसी के लिए एक सुटेबल माहौल क्रिएट कर सके। अगर आप ओवरी की बात करें तो ओवरी का यहाँ पे रोल है कि आप जो है किस तरीके से अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को आप बढ़ाएंगे। यानी आप बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि यूटरस का काम अंडाणु बनने के बाद है, यानी अंडाणु बनेगा तो यूटरस जो है वो एक तरीके से तैयारी करेगा प्रेगनेंसी को फिट करने के लिए। इसी बीच में जो ओवरी के हार्मोन हैं, तो ओवरी के हार्मोन में आपको मुख्य तौर पे दो हार्मोन की चर्चा करनी है। एक को आप बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यानी जो दो हार्मोन ये हैं, ये लोग अपना किस तरीके से रोल प्ले करेंगे, ये भी ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालता है। अगर आप नंबर 4 में करें तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा भी हार्मोन रिलीज किए जाएंगे, जिसे हम कहेंगे FSH और LH। ये पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। तो मैं ये जो आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मादा के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेवलपमेंट इन चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यूट्रस का हेल्थ कैसा है, यूट्रस में क्या चल रहा है, ओवरी ने अंडाणु बनाने की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया है, ये किस अवस्था में चल रहा है। तीसरा, ओवरी के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे वो अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। नंबर 4, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये चार फैक्टर को आप अगर कलेक्टिव एफर्ट लगा के समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक एक स्टेप और एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पूरी तरीके से एकदम एश्योर हो जाएंगे एज फार एज योर नॉलेज आर कंसर्न। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, एक साइक्लिक परिवर्तन बता रहे हैं। मादा में 25 से 28 दिनों तक चलने वाली ये प्रक्रिया है, और आपने कहा कि ये जो है मेनार्च यानी कि पहला मेंसेस को कर रहे हैं और मीनोपॉज पे जाके ये खत्म हो जा रही है। तो ये जो पूरी अवस्था है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इसको हम लोग अगर अलग अलग भागों में कैटेगराइज करें तो मैंने पहले 4 आपको फिजियोलॉजी बताई थी, अब 4 आपको स्टेप्स बता रहे हैं। ये 4 अलग अलग स्टेप्स हैं जिनके जरिए मादा में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। पहला जो स्टेप है उसको नाम दिया गया है ब्लीडिंग फेज, और इस फेज के नाम से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ म्यूकस और ब्लड के डिस्चार्ज होंगे। और ये क्यों होंगे, जैसे जैसे ये चारों स्टेप आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है क्या। आप ये समझ लीजिए कि हर मादा में प्यूबर्टी से एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया का डेवलपमेंट हुआ है और उसका उद्देश्य है अंडाणु बनाना, और उस अंडाणु का उद्देश्य है अल्टीमेट कि उसको निषेचित होकर एक बेबी बनाना। और यूट्रस को आप समझ सकते हो कि यूट्रस एक बेड की तरह है, एक गद्दे की तरह, एक बिछावन की तरह है, जो उस शिशु को, इस बेबी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और अपने पास पनपने का मौका देगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में होगा क्या कि ये जो अंडाणु बनेंगे और यूट्रस
कि हेल्थ के आधार पे वो निषेचन होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो बार बार डैमेज होते जाएंगे। तो जो सबसे पहली अवस्था है, इस अवस्था को हमने कहा ब्रीडिंग फेज। ये अवस्था मादा में पहले से 5वें दिन तक 1 से 5th डे तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है भाई, तो इस प्रक्रिया में कुछ म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है और इस प्रक्रिया में कुछ ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, ये हम लोग अगले स्टेप तक समझ पढ़ते पढ़ते पूरी बात को समझ जाएंगे। फिलहाल हमने माना कि ये स्टेप 1 जो था ब्लीडिंग फेज था, ये 1 से 5th डे तक चला। और इसका वजह क्या था, ये पूरे जो डिस्चार्ज हो रहे थे, इसका वजह था लो हार्मोन लेवल। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया आप समझ रहे हैं तो ये 4 लोगों पे फोकस करना होगा। यूट्रस का कंडीशन या हेल्थ क्या है और हार्मोन उस समय क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस आधार पे हमने अगर कहा आपको, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि लो हार्मोन लेवल हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन बहुत कम स्तर पे आ जाएंगे, तो याद रखिएगा ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इनमें भारी कमी आ जाएगी। और भारी कमी होने की वजह से, इस हार्मोन में भारी कमी होने की वजह से यूटरस के स्तर पे, यूटरस की जो लाइनिंग है, यूटरस की लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं बाबू इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इसकी जो आंतरिक परत होती है, यही जो है एक तरीके से पूरा ओवरऑल हेल्थ को बताता है। तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, दीवार जो है, हार्मोन की वजह से मजबूत थी, लेकिन जैसे ये अवस्था आया, ये दोनों हार्मोन क्या हो गए भाई, कम पड़ गए। ये हार्मोन कम हो गए तो ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी ना, वो हार्मोन की वजह से इंटैक्ट थी, जुड़ी हुई थी। जैसे ये हार्मोन का लेवल कम हुआ तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो एक तरीके से रप्चर्स हो गई, टूट गई। और टूटने की वजह से क्या हुआ, तो ये म्यूकस और ब्लड जैसे पदार्थ जो है एक तरीके से डिस्चार्ज हुए। तो पहला अवस्था क्या याद रखना है, ब्लीडिंग फेज 1 से 5th डे तक चलने वाली फेज है। इस फेज में क्या हो रहा है भाई, हार्मोन की कमी आ जा रही है। कौन सा हार्मोन कम हो रहा है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है पिक्चर में कमी आ जा रही है, इनकी संख्या घट जा रही है। इसने क्या किया, एंडोमेट्रियम की दीवार को एक तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया और जो अनफर्टिलाइज्ड एग था या जो म्यूकस थे वो सभी बॉडी से बाहर रिलीज हो गए। सो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। अब आते हैं दूसरे फेज में। ये फेज जो है अलग अलग अवस्थाओं में बटा हुआ है। तो जो दूसरा फेज होता है ब्लीडिंग फेज के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू फॉलिकुलर फेज। दूसरी जो अवस्था होती है वो कहलाती है फॉलिकुलर अवस्था या फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है भाई, तो इस फेज में आपको ध्यान रखना है कि ये जो फेज होगा, अगर हम डे वाइज चलें तो ये 6ठे दिन से लेके और 13वें दिन तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। 6 to 13 डेज ये फेज चलेगा। नाम है फॉलिकुलर फेज। और मैंने आपको शुरू में जो बात कहा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 4 चीजों का रोल है भाई। ओवरी क्या कर रहा है, ओवरी के हार्मोन क्या कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन क्या कर रहे हैं, और यूट्रस की क्या कहानी है। तो फॉलिकुलर अवस्था में क्या होता है 6वें से 13वें दिन के बीच में, कि ये जो फॉलिकुलर अवस्था एक तरीके से समझिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है बाबू। एक तरीके से रिपेयर होता है। किस चीज का रिपेयर होता है भाई, तो वो जो दीवार टूट गई थी, कौन सी दीवार टूट गई थी, तो इंडोमेट्रियम की दीवार टूट गई थी। इंडोमेट्रियम क्या है, तो गर्भाशय का आंतरिक परत है, यूट्रस की आंतरिक परत को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो इंडोमेट्रियम है, टूट गई थी दीवार, अब इसको रिपेयर करने की, पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फिर से हार्मोन की भूमिका आएगी। और कौन सा हार्मोन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, तो याद रखेंगे ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बढ़ाया जाएगा, रिलीज करना। तो ये जो प्लस ऊपर जा रहा है ये एरो, याद रखिएगा एस्ट्रोजन में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, एस्ट्रोजन के लेवल में बढ़ोतरी हो जाएगी। और कार्य क्या किया जाएगा, तो यूट्रस के लाइन को रिपेयर किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे 6ठे दिन से 13वें दिन तक, यानी 1 सप्ताह तक यूट्रस के दीवार को फिर से तैयार किया जा रहा है, ताकि अगला अंडाणु बने और अगर निषेचन हो जाए तो बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाए। तो फॉलिकुलर अवस्था 6ठे से 13वें दिन तक चलने वाली अवस्था है। इस अवस्था में क्या हो रहा है भाई, तो इंडोमेट्रियम का जो है पुनर्निर्माण हो रहा है। हार्मोन की अगर भूमिका बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन की भूमिका होती है, एस्ट्रोजन जो है बढ़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एस्ट्रोजन तो भैया ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन है, क्या पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है ये लोग यहाँ पे कोई भूमिका तय करेंगे क्या? क्योंकि हार्मोन का 2 रेगुलेशन है भाई, एक पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है और एक हार्मोन आपका ओवरी का हार्मोन है। ध्यान से समझेंगे, पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है ना, एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं FSH, नामी है
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होगा ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो सके। तो फॉलिकुलर अवस्था को एक बार फिर से हम समझते हैं, छठे से 13वें दिन तक चलने वाली अवस्था है। इस अवस्था में रिपेयर होता है किसका भाई, तो इंडोमेट्रियम की सतह का, इंडोमेट्रियम की दीवार को फिर से पुनर्निर्माण किया जाता है। हार्मोन अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है ताकि निर्माण प्रक्रिया सही तरीके से चल सके। और साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि जो है अपना एफएसएच हार्मोन भी भेजता है। आपने पिछले वीडियो में ओवरी के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा था कि ओवरी के द्वारा जो है फॉलिकल का जो है मैचुरेशन भी किया जाता है। तो ये नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करेगा, ओवरी को कहेगा कि आप जो है फॉलिकल बनाने का काम में बढ़ोतरी लाइए, तेजी लाइए। तो हार्मोन के प्रभाव से फॉलिकल जो है बनेगा और इंडोमेट्रियम की दीवार जो है साथ ही साथ रिपेयर होगी। तो उम्मीद करते हैं फॉलिकुलर फेज जो दूसरी फेज थी जो छठे से 13वें दिन चलेगी, जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ेगा और एफएसएच स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से ओवरी दो काम करेगा, एक तो फॉलिक्यूल को ग्रोथ कराने में मदद करेगा और दूसरा इंडोमेट्रियम की दीवार को रिपेयर भी किया जाएगा। तो ये दो पॉइंट के साथ हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बाबू ओवुलेटरी फेज। ये वो फेज है जिसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी। ये जो ओवरी को बनाना है अंडाणु, तो आपने देखा होगा कि ओवरी में आपने पढ़ा oogenesis के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी oocyte मादा के द्वारा 14th डे, ओवुलेटरी फेज वो फेज है बाबू जो इस पूरे साइकिल में 14th डे 14वें दिन विकसित होता है। और ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ओवुलेटरी फेज कब होता है या ओवुलेशन कब होता है। तो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे 14वें दिन जो है वो ओवुलेशन का काम होता है। और इस प्रक्रिया में, ओवुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, सेकेंडरी oocyte, एकदम याद रखेंगे, सेकेंडरी oocyte मादा के ओवरी से रिलीज होता है। तो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है वो किसके द्वारा रिलीज होता है बाबू, तो आपने देखा था कि जब मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, जब मैच्योर हो जाता है तो पुराने वीडियो के आधार पे आप बता सकते हैं वो क्या कहलाता है। फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उसी को हम लोग बाबू बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, इस मैच्योर फॉलिकल के द्वारा 14वें दिन यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बाबू बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन। और चूंकि इस प्रक्रिया में ओवुलेशन हो रहा है तो इसीलिए इस अवस्था का नाम पड़ गया ओवुलेटरी अवस्था। तो आप कहेंगे कि ओवुलेटरी अवस्था है, ये तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे विकसित होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स होता है और इस ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से सेकेंडरी oocyte मादा के बॉडी में रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। यहाँ तक अगर बात आप समझ रहे हैं तो एक बात आप फिर पूछेंगे कि सर आपने तो ओवरी के हार्मोन की बात भी की थी और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की बात की थी, ये लोग क्या करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं LH। ये LH अपने उच्च स्तर पे चला जाता है, इसीलिए हम लोग इसे LH सर्ज कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ओवुलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन जो है सबसे उच्च स्तर पे होता है, तो याद रखिएगा LH हार्मोन रहता है। पिछले वाले कंसेप्ट में आप देख रहे थे एस्ट्रोजन बढ़ रहा था और क्या बढ़ रहा था, FSH बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन ओवुलेटरी फेज में आप क्या देख रहे हैं कि ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन के दौरान LH हार्मोन अपने उच्च स्तर पे होता है और यह प्रक्रिया 14th डे 14वें दिन संपन्न होती है। ये सबसे छोटा फेज होता है। फेज भले छोटा हो, एक दिन का फेज हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही था कि आपको ओवुलेशन कराना है। और ओवुलेशन के तौर पे मादा के बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है भाई, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। सेकेंडरी oocyte परिपक्व अंडाणु नहीं है, इसको अभी परिपक्व होना है, लेकिन यह प्रक्रिया तब होगी जब निषेचन होगा। तो तीसरी अवस्था को आपने नाम दिया ओवुलेटरी अवस्था, 14वें दिन चलने वाली अवस्था है, सबसे अल्पकाल या छोटे समय तक चलने वाली अवस्था है। इस अवस्था में क्या हो रहा है भाई, तो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है
और इसलिए इसको हमने नाम दिया है ओवुलेशन। और ये जो है LH हार्मोन के अति की वजह से, एक्सट्रीम एबंडेंस की वजह से, प्रचुर मात्रा में सर्ज होने की वजह से हो रहा है। तो ओवुलेटरी फेज में हमने देखा कि LH हार्मोन सर्ज हुआ और ओवुलेशन विकसित हो गया। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, पहली अवस्था को आपने नाम दिया था ब्रीडिंग फेज, 1 से 5 दिन तक चलने वाली अवस्था। इंडोमेट्रियम की दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है, म्यूकस और ब्लड रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन के लेवल में कमी आ गई है। दूसरा आपने क्या देखा, तो वहां आपने पढ़ा फॉलिकुलर अवस्था यानी पुनर्निर्माण की अवस्था। यूट्रस की दीवार को फिर से तैयार करना है, इंडोमेट्रियम को फिर से तैयार करना है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा और पीयूष ग्रंथि का FSH जो है इसके लिए जिम्मेवार होगा। वो ओवरी को मैसेज देगा कि भाई आप फॉलिकल को मैचुरेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तीसरी अवस्था को आपने समझा, उसे नाम दिया आप ओवुलेटरी अवस्था। ये अवस्था 14 डे हो रही है, सबसे छोटे काल की अवस्था है। इसमें क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। और मादा में जो ओवुलेशन होता है वो 14 डे होता है। और जो सब्सटेंस ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होकर रिलीज होता है उसको नाम हमने सेकेंडरी oocyte दिया है। और ये रिलीज होने का कारण है LH हार्मोन का प्रभाव, LH की अधिकता की वजह से ये होता है। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाओं को समझने के बाद हम चौथी अवस्था की ओर मूव करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है। नाम है इसकी ल्यूटियल अवस्था है भाई, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज अंतिम अवस्था है। ऐसा कहे समझिए कि ये अवस्था में कोई कह रहा है कि लुट गए, किस संदर्भ में ये समझिए। अभी क्या है, ल्यूटियल अवस्था जो है सबसे लंबे काल तक चलने वाली अवस्था है। मतलब 15वें दिन से लेके, अगर 25 दिन की साइकिल है या 28 दिन की साइकिल है तो उतने दिन तक ये चलेगा। यानी पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे लंबी अवस्था जो है वो ल्यूटियल अवस्था है। एल से लास्ट भी याद रख सकते हैं, सबसे अंतिम में है ल्यूटियल अवस्था है। 15 से लेके 25वें से 28वें दिन तक जितने दिन की साइकिल है वहां तक ये अवस्था चलनी है। इस अवस्था में क्या होगा, तो इस अवस्था में बाबू 2 चीज होगा। पहला कि अगर निषेचन होना है तो यहीं पे निषेचन का रिजल्ट आपको दिख सकता है। अगर निषेचन होगा तो क्या होगा, अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, यह अंतिम बात है। बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। इसको समझते ही आप इसके सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो ल्यूटियल अवस्था को आपने क्या दिया भैया, सबसे लास्ट वाली अवस्था है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सबसे लंबी अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होगा, तो कंडीशन 1, अगर निषेचन होता है तो क्या होगा। अगर निषेचन होगा बाबू, तो ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था ना बाबू, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, ये कन्वर्ट होगा ओवम में। ये ओवम में कन्वर्ट होगा, परिपक्व ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर निषेचन हुआ तो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप समझेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका एक संरचना था जिसको आप बोल रहे थे ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल से ही सेकेंडरी oocyte निकलता है ना। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अगर निषेचन होगा या अगर निषेचन नहीं भी होता है, थोड़ी देर के लिए मानिए निषेचन को यहाँ से बाहर करते हैं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये मूव कर जाएगा एक विशेष प्रकार की संरचना में जिसको हम लोग कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए ये ल्यूटियम जो है ना, यही प्रेरित किया, नाम रखवा दिया ल्यूटियल अवस्था। तो इस अवस्था में क्या हो रहा है भाई, एक बार फिर से समझेंगे कि ये जो है सबसे लंबी अवस्था है, 15 से 25वें या 28वें दिन तक चलने वाली अवस्था है। इस अवस्था में कंडीशन मैंने रखा पहले कि अगर निषेचन होगा तो ये सेकेंडरी oocyte किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओवम में परिवर्तित हो जाएगा। आते हैं कंडीशन 2 में। दूसरा हम क्या देख रहे थे कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये बदल जाएगा किस में, तो कॉर्पस ल्यूटियम में। और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चे रिलीज करेगा एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे आप जानते हो प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मादा के बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो अल्फाबेटिकली देखिएगा तो पी से शुरू होता है, और याद रखिएगा प्रेगनेंसी भी पी से शुरू होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी साथ साथ चलेंगे। प्रोजेस्टेरॉन इसीलिए बनाया गया है ताकि यूट्रस की दीवार जो है, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज किया था ना सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया था 14 डे। और फिर ये अब बदल गया रूप अपना, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का खूब स्राव कर रहा है। आपसे पूछेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। और दूसरा, किस अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन अपने उच्च स्तर पे होता है, तो याद रखेंगे ल्यूटियल अवस्था में, सबसे लास्ट वाली जो अवस्था है उस अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन जो है सबसे पिक लेवल पे रहता है। और इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, तो मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को नियंत्रित करने के लिए आया है, और भविष्य में अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे या जो कुछ भी प्राप्तांक होंगे उसको बनाने में, उसको बिगाड़ने में प्रोजेस्टेरॉन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। तो जो चौथा स्टेज है वो एक बार फिर से ल्यूटियल अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था है। निषेचन अगर होता है तो सेकेंडरी oocyte परिवर्तित हो जाके ओवम बन जाता है। साथ ही साथ मैंने कहा कि जो ग्राफियन फॉलिक्यूल था जो मैच्योर होता है तो ओवुलेशन कराता है, वो अब अपना नाम पता बदल लिया है, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जा रहा है। और ये हार्मोन रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, जो यूट्रस की दीवार को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा है। अब जैसे जैसे इस 15 दिन से हम लोग 25वें या 28वें दिन की ओर आएंगे, 16 पे आए, 17 पे आए, 18 पे आए, 19 पे आए, 20 पे आए, तो जैसे जैसे ये हम 28वें दिन की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे है, क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे, अभी किसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था बाबू, तो वो देख रहे थे आप, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज हो रहा था। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया, और कह रहे हैं कि ये सबसे लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। एक लंबा इंतजार फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ तक हम पहुँचते हैं ना, तो प्रोजेस्टेरॉन अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन यस है तो प्रोजेस्टेरॉन बना रह जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बना रहेगा और आगे प्रेगनेंसी को आगे ले जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन यस के जगह पे हो जा रहा है नो, फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है बना नहीं रहेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है कम होने लगेगा, इनफैक्ट कम हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था इसको मैसेज मिल गया कि भैया फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब परिवर्तित हो जाएगा और अब ये बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस, ये बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस। देखिए, मैच्योर था फॉलिक्यूल तो ग्राफियन फॉलिक्यूल था, सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। फर्टिलाइजेशन होगा, उसका इंतजार होगा, अगर हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन अगर बना रहेगा तो अगला मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, निश्चित है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाएगा, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था इसका काम बदल गया, अब ये परिवर्तित होकर किसमें बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। और जैसे ही ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा प्रोजेस्टेरॉन कम पड़ेगा, तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम पड़ेगा तो फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगी, अब पहले से शुरू हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है ये क्या करेगा, तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी आ गई ना यहाँ पे, क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटियम बदल के किसमें बदल गया, कॉर्पस एल्बिकेंस में, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी आ गई। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी आ गई तो फिर पहला फेज फिर से शुरू हो गया। मतलब मादा में जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसका बहुत ही वैलिड, बहुत ही नेक और बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, और वो है कि अंडाणु बनाना, और उसी अंडाणु से समझिए पूरे मनुष्य की, हर घर के, हर परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जहाँ पे बॉडी में आप देख रहे होंगे कि इतने सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। यूट्रस में कुछ और चल रहा है, ओवरी को कुछ और करना है, हार्मोन कुछ और कर रहे हैं जो ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, और पृष्ठ ग्रंथि के हार्मोन अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस को लेके एक विमेन अपने लाइफ में चलती है। तो आज के बाद जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे
तो यू मस्ट शो अ लिटिल अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमेन, क्योंकि इतना ज़्यादा डेडिकेशन और इतना ज़्यादा संघर्ष किसी और लाइफ में किसी और लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। इतने सारे चेंजेस, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस मूड स्विंग करते हैं, बहुत डिस्टर्बेंसेस लाइफ में लेके आते हैं, और तब जाके एक सफल अंडाणु का निर्माण होता है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम आप जो है अपने अपने परिवार से एक नई पीढ़ी के भावी मेंबर बन के डेवलप होते हैं। तो हमने जो है आपको ये पूरा प्रोसेस बताया, उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस की हमने व्याख्या की। पहला फेज था, उस फेज को एक लास्ट में समराइज कर देते हैं। पहला फेज जो था, उस फेज को आपने कहा था भाई कि ये ब्लीडिंग फेज है, और इस फेज के लिए आपने दिया जगह कि भैया ये 1 से 5th डे तक चलने वाला स्टेज है। और इस फेज में आपने कहा कि इंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो यहाँ पे डैमेज हो रही है, इंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही है, ये पहला पॉइंट था। और इसमें मैंने हार्मोन की भूमिका बताई, तो मैंने कहा कि ये जो हार्मोन हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 जो हार्मोन हैं, ये लोग भाई हाथ खड़ा कर दिए हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनमें कमी आ जा रही है। सो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया इस आधार पे। दूसरे स्टेप की बात करें तो एक बार फिर से रिवाइज करते हुए हम लोग देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज, नाम ही है फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकल निर्माण की प्रक्रिया है, अंडाणु बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो वो जो इंडोमेट्रियम की जो दीवार थी वो एक बार फिर से क्या हो रही है, रिपेयर हो रही है, इंडोमेट्रियम की दीवार रिपेयर हो रही है। रिपेयर करने में किसकी भूमिका है भाई, तो यहाँ पे 2 लोगों की भूमिका है। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच, ये भी रोल प्ले कर रहा है, और अंडाशय जिसे आप ओवरी कहते हैं उससे भी एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो ये 2 मिल के इसको बनाने का काम करते हैं। प्रक्रिया जो है 6 से 13 दिन तक चलने वाली, 13वें दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरे स्टेप की अगर हम एक समरी देखें तो वो हमारा अवस्था था, इसको हमने ओवुलेटरी फेज कहा था। यही वो फेज था जिसके लिए सारा प्रोसेस किया जा रहा है, और ये फेज जो है एकदम फटाफट समझना है कि 14th डे चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे छोटी जो है एक तरीके से स्टेप है, ये सबसे छोटा जो है स्टेज होता है, और इसी फेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और इस ओवुलेशन में हार्मोन की भी बात कर लें तो यहाँ पे एलएच सर्ज होता है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलएच हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन विकसित होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ल्यूटियल अवस्था, और ये अवस्था जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि आगे की व्यवस्था किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या निषेचन होगा या निषेचन नहीं होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 चीज, अगर निषेचन होगा तो अलग घटना होगा, नहीं होगा तो अलग घटना होगा। क्या होगा अगर निषेचन होगा तो भैया ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो इसके द्वारा रिलीज किया जाएगा ना, यहाँ पे कौन रिलीज करेगा जी, तो आप देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था यही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाला था, ये रिलीज करेगा और आगे जाके प्रेगनेंसी चलेगी, और ये एक लंबा काल होगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अगर ल्यूटियल अवस्था में निषेचन जो है नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, निषेचन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन था ना, इसके स्तर में जो है भारी कमी आ जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन में भारी कमी आ जाएगी। और ये किससे रिलीज होता था बाबू, तो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता था, और ये ल्यूटियम जो है अपना रंग बदल के अब क्या कर लिया, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया, और एल्बिकेंस बन गया मतलब ये फिर अगले नेक्स्ट मेंसेस को आगे बढ़ाएगा, तभी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल करा रहा है, एक चक्रीय साइक्लिक चेंजेस। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी हो और क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस टॉपिक से आधारित आप सॉल्व करने में बहुत आसान महसूस करेंगे। और अब जो है छुट्टियों का सीजन होगा, समर वेकेशन होगा, तो क्लासेस जो है संभवतः आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन ये बहुत छोटा अंतराल होगा, एक बहुत छोटे अंतराल के बाद हम लोग फिर से एक बार बैक करेंगे और आपके सिलेबस के समरी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने को मस्त रखिए, हाइड्रेट रखिए और छुट्टियों का लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।